शोभा अपने गमलों में पानी दे रही थी। तभी पड़ोस की कोठी वाली सरिता आ गई। शोभा, आज इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर सेल लगी है, शाम को चलना है। क्या खरीदेंगे? सब कुछ तो है हमारे पास। अरे चलो ना, देखा जाएगा। नया टीवी ही खरीद लेते हैं। तुमने 2 साल पहले ही तो बड़ा वाला टीवी खरीदा था ना? हाँ मुझे पता है, वो वाला बेच दूंगी। ठीक है, चलो चलती हूँ। दोनों शाम के सेल में गई तो टीवी के सामने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को देखकर, अरे शोभा देखो, ये लड़की कितनी खूबसूरत है। मैं तो इसी को अपनी बहू बनाऊंगी। पर तुम्हारा बेटा तो लंदन में है, तो क्या हुआ? शादी तो भारतीय लड़की से ही करेगा ना। आजकल के बच्चे एक बार विदेश चले जाते हैं तो शादी करके ही लौटते हैं। हमारा बेटा ऐसा नहीं है शोभा, वो हमारी बात कभी नहीं टालेगा। उसने कहा था जब वो वापस आएगा तब हमारी ही पसंद से शादी करेगा। लेकिन सरिता, उसको गए 5 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। जब वो गया था तब बच्चा था, अब वो जवान हो गया होगा। फिर भी चलकर उस लड़की से बात करते हैं। दोनों उस लड़की के पास आकर उसको एक टक निहारने लगी। अचानक उस लड़की की नजर उनकी तरफ पड़ी। एक्सक्यूज मी, आपको कुछ चाहिए? हाँ, हमें बड़ा वाला टीवी चाहिए। मैं अपने मैनेजर को बुलाती हूँ। ठहरो, हमें तो तुमसे ही बात करनी है। तुम दिखा सकती हो तो दिखाओ, वरना हम चले जाते हैं। आंटी प्लीज आप बात समझिए, मेरा काम सिर्फ यहाँ खड़ा रहना है, मेरी नौकरी चली जाएगी। क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम शीतल है, मैं यहाँ काम करती हूँ। ठीक है, हम जा रहे हैं, तुम कभी घर आना। ये सामने वाली कोठी हमारी ही है। शीतल ने हाथ जोड़कर दोनों को नमस्ते किया। घर जाकर, शोभा जब मेरा बेटा नीरेन वापस आएगा तो इसी लड़की से उसकी शादी करवा दूंगी। तुम बेटे की शादी को लेकर पागल हो गई हो। जब तक वो आ नहीं जाता तुम ऐसा कुछ मत करो, वरना पछताना भी पड़ सकता है। शोभा, तुमसे मेरी खुशी देखी नहीं जाती है ना? अच्छा मैं चलती हूँ, कल मिलते हैं। दूसरे दिन सुबह सुबह ही सरिता को फोन आ गया। हेलो शोभा, मैं कहती थी ना कि मेरा बेटा हमारी पसंद से शादी करेगा। लो, वो अगले महीने आ रहा है। मुझे कितनी तैयारियां करनी है। तुम्हें मेरे लिए समय निकाल कर रखना होगा। ये तो बहुत खुशी की बात है। इतने दिनों बाद तुम्हारा बेटा आ रहा है, तुम्हारे लिए समय ही समय है। अक्सर सरिता शोभा को बुला लिया करती थी। दोनों मिलकर बेटे की पसंद की चीजें खरीदने जाया करती थी। बेटे के आने का समय नजदीक आ रहा था। एक दिन नीरेन के पापा, तुम इतने अरमानों से तैयारी कर रही हो, अगर वो वहाँ से एक गोरी मैम ले आई तो क्या होगा? कैसी बातें करते हैं आप? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। शोभा भी अक्सर मुझसे यही कहती है। मुझे अपने नीरेन पर पूरा भरोसा है। ईश्वर करे तुम्हारा भरोसा कायम रहे। 1 हफ्ते बाद नीरेन आया। दोनों एयरपोर्ट पर लेने गए, पर उसके साथ एक गोरी लड़की को देखकर सरिता परेशान हो गई। ये इसके साथ कौन है? होगी कोई जान पहचान वाली। चलो हम अपने नीरेन से मिलते हैं। देखो कैसा हट्टा कट्टा जवान हो गया है। नजर मत लगा देना मेरे बेटे को। नरेन आते ही माता पिता से बारी बारी से गले मिला। सरिता की आंखों से आंसू बह जा रहे थे। वो लड़की भी मुस्कुराती हुई नरेन के पीछे ही खड़ी थी। नरेन ने इशारे से उसे कुछ बताया तो वो चट से माता पिता के पैर छूने के लिए झुक गई। अरे अरे, ये क्या कर रही हो? कौन हो तुम मेम साहब? हाँ हाँ क्यों नहीं। ये गोरी मैम भी हमारे साथ ही चलेगी क्या? हाँ मम्मी, अगर आपको प्रॉब्लम है तो हम होटल में चले जाते हैं। नहीं 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 नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर चलो। इसको हिंदी आती है क्या? नो मम्मी, बहुत थोड़ा थोड़ा। ये यहाँ घूमने आई है? नहीं मम्मी, हम शादी करना चाहते हैं। उसको इंडियन स्टाइल में शादी करनी है। ये क्या किया तुमने नरेन? सचमुच मेरा भरोसा तोड़ दिया। सब कहते रहे कि वो गोरी मैम ले आएगा, पर मेरा मन ही नहीं मानता था। ओ मम्मी, घर चलकर बात करते हैं। अड़ोस पड़ोस वाले इसको देखते ही समझ जाएंगे कि तुम गोरी मैम ले आए हो। ओ मम्मी, आप अड़ोस पड़ोस वालों की खुशी के लिए मेरी खुशियाँ क्यों खराब कर रही हो? मुझे जेनी बहुत पसंद है और वो आपको भी पसंद आएगी। इतने दिनों बाद लौटे हो, यही देखना बाकी था, विलायती बहू से कैसे निभाऊंगी? मम्मी, निभाना मुझे है, आपको थोड़ी। वो मेरे साथ रहेगी।
सब घर आ गए थे। जैसे ही गाड़ी से नीचे उतरे, नौकरों की लाइन लग गई। सबने नरेन को नमस्ते किया। जब जेनी को देखा तो सबकी नजरों में सवाल था। क्या देख रहे हो? सामान रखवाओ जल्दी से। कैसे हो दीनू काका? आप रहने दो, हम खुद ले जाएंगे सामान। दोनों ने अपने अपने सूटकेस उठा लिए और घर के अंदर चले गए। नरेन के पीछे पीछे जेनी भी चली गई। क्यों जी, दोनों एक साथ ही कमरे में रहेंगे क्या? तुम्हारे इस तरह की टोका टोकी से नाराज होकर कहीं वो लोग सचमुच किसी होटल में ना चले जाएं। हाँ, ठीक कह रहे हो तुम। सब यही कहेंगे कि हमारा बेटा विलायती बहू ले आया। सरिता एक झटके से उठकर कमरे से बाहर निकल गई और किचन में जाकर नौकरों पर बरस पड़ी। अभी तक नाश्ता क्यों नहीं लगाया? तभी तक नीरेन भी तैयार होकर नाश्ता करने आ गया। माहौल को हल्का करने के लिए, माँ, मुझे तो तुम्हारे हाथ का बना आलू का पराठा खाना है। मैंने सोचा था तुम बनाकर गई होगी। ठीक है, मैं आलू का पराठा ही बनाऊंगी, पर इस फिरंगन से कह मेरे पीछे पीछे ना घूमे, एक जगह बैठे। सरिता भुनभुनाती हुई रसोई में चली गई। नीरेन भी माँ के पीछे रसोई में गया। माँ, जेनी तुम्हें पसंद नहीं है तो हम कहीं और चले जाते हैं। मैं जानती थी कि तुम यही कहोगे। तुमने पहले से बता दिया होता तो हम मानसिक रूप से तैयार हो गए होते। इतना बड़ा शौक दिया है, थोड़ा समय तो लगेगा ना। नाश्ता करके मैं पापा के साथ किसी काम से निकल रहा हूँ। जेनी तुम्हारे साथ ही रहेगी, ध्यान रखना उसका। उसको भी इंडिया घुमा देता। घूमने के लिए बहुत समय है, आज कुछ जरूरी काम है। नाश्ता करके बाप बेटे निकल गए। जेनी अपने कमरे में थी। थोड़ी देर बाद ही अचानक सरिता की तबीयत खराब हो गई। पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। वो बेहोश हो गई थी। एक नौकर भागा हुआ जेनी के पास आया। जल्दी आइए, माँ जी को क्या हो गया है? जेनी उसकी भाषा तो नहीं समझी, पर उसके साथ आ गई। सरिता को देखते ही उसे समझ आ गया कि दिल का दौरा पड़ने से उनका ये हाल हुआ है। उसने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई और दीनू काका के साथ सरिता को अस्पताल लेकर पहुंच गए। आनंद फानन में इमरजेंसी में एडमिट करवा दिया। डॉक्टर ने तुरंत इलाज शुरू कर दिया। तब तक नरेन और प्रदीप कुमार भी अस्पताल पहुंच गए थे। 2 घंटे बाद पेशेंट अब खतरे से बाहर है। समय पर अस्पताल आ जाने से जान बच गई, वरना कुछ भी हो सकता था। आप लोगों में से कोई एक जाकर मिल सकता है। मैं जाता हूँ। प्रदीप कुमार सरिता के पास पहुँचे तो, कैसी तबीयत है? अब ठीक लग रहा है? मैं यहाँ कैसे आई? क्या हुआ मुझे? अपनी बिलायती बहू की वजह से आज तुम जीवित हो। उन्होंने सारी बातें सरिता को बताई। सरिता की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। आप जाइए और मेरी बहू को मेरे पास भेज दीजिए। जेनी के आने पर सरिता ने उसका हाथ पकड़ लिया और गले से लगाकर रो पड़ी। सारे गिले शिकवे खत्म हो गए थे। उन्होंने बड़े उत्साह से विलायती बहू को अपना लिया था। रामू एक गरीब परिवार से था। वो अनाथ था। उसके पास विरासत में मिला एक खेत का टुकड़ा था। उसी पर खेती करके अपना गुजारा बस करता था। उसकी एक आदत थी कि वो पूजा के बाद किसी को कुछ न कुछ दान जरूर देता था, चाहे वो एक रोटी हो या एक कटोरी चावल। रामू, तुम बहुत लोगों की मदद करते हो। इतने गरीब होने के बाद भी लोगों को दान देते हो। और कोई होता तो सोचता कि जब मेरे पास ही कुछ नहीं है तो मैं दान क्यों दूं? ईश्वर ने जो हमें दिया है वो हमारे लिए बहुत है। जीवन बसर करने के लिए जो हमारे पास होना चाहिए वो मैं ले लेता हूँ, और जो उससे फालतू बचता है उसे मैं गरीबों को दान दे देता हूँ। मैं नहीं चाहता जो कष्ट मैं सहन कर रहा हूँ वो कोई और भी करे। तुम्हें अपने भविष्य के लिए तो सोचना चाहिए। मैं सिर्फ अपने वर्तमान का सोचता हूँ। भविष्य सोचने वाला मैं कौन होता हूँ? उसके लिए तो ऊपर वाला है ना। उसने मेरा भविष्य लिखा है, वो जो चाहेगा वही होगा। रामू, हर किसी की सोच तुम्हारी जैसी नहीं हो सकती। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। आज के वक्त में ऐसे इंसान मिलते ही कहाँ हैं। एक बार रामू खाना खा रहा था, तभी उसने देखा कि एक बैलगाड़ी गड्ढे में फंस गई है। वो किसान गाड़ी निकालने की बहुत कोशिश कर रहा था। बैल भी गाड़ी खींचते खींचते थक गए हैं। वो अपना खाना छोड़कर उसकी बैलगाड़ी निकाल देता है। रामू, तुमने अपना खाना छोड़कर मेरी मदद की है। यहाँ पर हर कोई मुझे गाड़ी खींचते हुए देखता हुआ चला गया, परंतु किसी ने मेरी मदद नहीं की। सबको अपने काम की पड़ी है।
परंतु तुम अपना पेट भरने के लिए बैठे थे, पर फिर भी मेरी मदद के लिए दौड़ते चले आए। तुम्हारा शुक्रिया कैसे करूं समझ में नहीं आ रहा है। अरे ये तो मेरा फर्ज था, खाना तो मैं बाद में भी खा सकता हूँ। बेचारे बैल परेशान हो रहे थे, मुझसे तुम्हारा और तुम्हारे बैलों का दुख देखा नहीं गया, इसीलिए तुम्हारे मदद करने चला आया। रामू इसी तरह से सबकी मदद करता रहता था। रामू ने मटर की खेती की थी। खेती बहुत अच्छी हो रही थी। हे प्रभु, मटर की खेती तो बहुत अच्छी हुई है। इसकी मटर भी बहुत अच्छी है। एक बार बस आपकी कृपा से बारिश हो जाए तो मटर की कीमत अच्छी हो जाएगी और मुझे बहुत मुनाफा होगा, जिससे मैं अपना जीवन अच्छी तरह से बिता सकूंगा। तभी रामू का दोस्त पवन आता है। अरे वाह रामू, तूने तो खेत में बहुत अच्छी खेती की है। इस बार तेरी खेती सारे खेतों से सबसे अच्छी हुई है। बस मटर पकने का इंतजार है, फिर तो तेरी चांदी ही चांदी। हाँ पवन, पिछली बार भी मेरी खेती बहुत अच्छी हुई थी, परंतु ओले पड़ने की वजह से मेरी खेती बर्बाद हो गई थी। अब तो ईश्वर पर भी भरोसा है, अच्छी खेती तो हो गई है, बस एक बार बारिश और कर दे। तुम नेक दिल इंसान हो, तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा। रामू और पवन अपने अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। उसी रात तेज बारिश होती है और फिर थमने का नाम ही नहीं लेती। हे प्रभु, मैंने तो तुमसे थोड़ी सी बारिश ही मांगी थी। 2 दिन हो गए, बारिश बंद नहीं हो रही है। मेरी तो सारी फसल खराब हो गई है। इस बार भी मुझे फसल से कोई भी फायदा नहीं हुआ। मेरी सारी मेहनत खराब हो गई। 2 दिन बाद बारिश बंद होती है। रामू भागा भागा अपने खेत की तरफ जाता है, जहाँ पर सारी मटर पानी में डूबी हुई होती है। वो अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है। प्रभु, अब मैं क्या करूं? मेरी सारी फसल फिर से खराब हो गई। एक यही तो जरिया था मेरी जीवन यापन करने का, और वो भी तुमने छीन लिया। मैंने तो पहले तुझसे कहा था कि अपने भविष्य के लिए बचाकर रखा कर। तूने मेरी एक ना सुनी। लोगों को दान करने से तुझे क्या मिला? अब तेरे खाने के भी लाले पड़े हुए हैं। पवन उसको ताने देता हुआ निकल जाता है। रामू अपने घर की तरफ चल पड़ता है। वो और दिनों की तरह नहा धोकर तैयार होता है और पूजा करता है। तभी उसके दरवाजे पर एक भिखारी आता है और उससे कहता है, 2 दिन से भूखा हूँ बेटा, कुछ खाने को दे दो। बाबा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बस 2 रोटी और प्याज हैं, वो तुम खा लो। मैं आज पानी पीकर रह लूंगा। तुम अपने हिस्से की रोटी मुझे दे रहे हो? आपके नसीब में है ये रोटी तो आप ही खा लीजिए। मेरे नसीब में नहीं है तो मैं कैसे खा सकता हूँ? भिखारी दोनों रोटी खा लेता है और वो एक साधु के रूप में परिवर्तित हो जाता है और मटर के दाने देता हुआ कहता है, बेटा, मैं तुम्हारा परीक्षा ले रहा था, तुम परीक्षा में सफल हुए। मैं तुम्हारी सारी अवस्था को जानता हूँ। ये लो मटर के दाने और इन्हें अपने खेत में बोलो। ये तुम्हारी सारी समस्याओं को दूर कर देगा। रामू साधु के दिए हुए मटर के दाने अपने खेत में उगा देता है और घर जाकर सो जाता है। अगली सुबह पवन उसके पास दौड़ा दौड़ा आता है। रामू, जल्दी से खेत पर चल, तेरे खेत में बहुत अच्छी खेती हुई है। खेती? कैसी खेती? मेरी खेती तो बर्बाद हो चुकी है। मटर की खेती में एक भी मटर नहीं बची है, तू तो जानता है ना। तू चल तो सही मेरे साथ। रामू खेत पर जाकर देखता है तो उसके खेत में सोने की मटर की खेती होती है। वो ये देखकर दंग रह जाता है और वो मन ही मन प्रभु को प्रणाम करता है और धन्यवाद देता है। ये कोई सपना तो नहीं है। मुझे लगता है जो साधु महाराज 4 मटर के दाने देकर गए थे, वही सोने की खेती बन गई है। अब तो मेरे दिन ही फिर गए। मैं दिल खोल कर दान कर सकता हूँ। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारे लिए गलत शब्द प्रयोग किए थे। मैं समझ चुका हूँ कि अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही होता है। तुम हमेशा अच्छे कर्म करते हो तो भगवान ने तुम पर अपनी कृपा करी और मटर की खेती को सोने के मटर की खेती में बदल दिया। हमारा किया हुआ सदा हमारे साथ रहता है और आज नहीं तो कल जरूर हमें मिलता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। मैं अच्छी तरह से समझ गया हूँ। अब मैं भी अच्छे कर्म करूँगा और किसी को दुख नहीं दूंगा। उस सोने के मटर की खेती से रामू अमीर हो जाता है और अपने नियम को चालू रखता है। सुबह उठकर पूजा पाठ करके सबसे पहले दान देता है और गरीबों की मदद करता है। उसने उन सोने की दानों की मदद से गांव में अस्पताल, धर्मशाला, अनाथ आश्रम खुलवाए और हंसी खुशी अपनी जिंदगी व्यतीत करने लगा।
एक गांव में चमन सिंह नाम का एक मजदूर अपनी पत्नी फुलिया और 2 बच्चे यश और दीक्षा के साथ रहता था। गांव और उसके आसपास मजदूरी करके वो अपना और बच्चों का पालन पोषण कर रहा था। वो बड़ा ईमानदार और मेहनती था। एक दिन उसकी 10,000 की लॉटरी लग गई। वो खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उसकी खुशी में शामिल होने के लिए उसके गांव का ही एक मजदूर रंगा उसके पास आ गया। अरे चमन, तेरी तो निकल पड़ी है, इतनी बड़ी लॉटरी लगी है, पार्टी तो बनती है। ठीक है भाई, बोल क्या खाना है। अरे पार्टी ही दे रहे हो तो खिलाओ भी और पिलाओ भी, तब असली मजा आएगा। चमन ने शराब को कभी हाथ नहीं लगाया था, लेकिन आज रंगा के कसम देने पर उसने न चाहते हुए भी उसका स्वाद चख ही लिया। जब वो नशे की हालत में घर पहुंचा तो उसकी पत्नी फुलिया को बड़ा दुख हुआ। ये आपने क्या किया? शराब बहुत गंदी चीज है, इसने कई घर बर्बाद किए हैं। अरे चुप कर, खुशी का इतना बड़ा मौका था, पार्टी में ये सब हो ही जाता है। तू पक्की गवार है, कुछ नहीं समझेगी। अब तो बड़े रुपए आ गए हैं, जिंदगी मजे से कटेगी। तुझे जो खरीदना है खरीद ले, लक्ष्मी माँ की कृपा हो गई है। मेरे बीच में कभी भी दखलंदाजी मत करना। चमन के पास दौलत आ गई थी, शराबी साथी मिल गए। वो प्रतिदिन शराब पीने लगा। उसे बुरी संगत में आकर कमाई धमाई छोड़ दी। वो अपनी पत्नी फुलिया का भी अपमान करने लगा। कमाई बंद होने के कारण उसके घर की माली हालत बिगड़ने लगी। शराब ने उसकी बसी बसाई गृहस्थी की खुशियों में आग लगा दी। उसकी पत्नी उसे बहुत समझाती थी, लेकिन कोई असर नहीं होता था। देखिए जी, शराब ने आपकी क्या हालत बना दी है। आपने कमाना धमाना भी छोड़ दिया है। घर में रोज झगड़े हो रहे हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ कि पीना छोड़ दीजिए। शराब ने कई घर बर्बाद किए हैं। आप मेरी बात मानिए, बच्चों की खुशी के लिए शराब छोड़ दीजिए। चल हट जा, मुझे ज्ञान मत दे। ये अंगूर की बेटी है, मेरे सारे गम दूर कर देती है। हमारे पास बहुत पैसे हैं। बहुत पैसे हैं नहीं थे, अब नहीं रहे। मैंने भी दूसरों के घर में काम करना शुरू कर दिया है। मेरी कमाई के पैसों से भी आप शराब पी रहे हैं। हम बर्बाद हो जाएंगे। फुलिया की बातों से कोई लाभ नहीं हो रहा था। वो दूसरों के घर में खाना बनाने और बर्तन मांजने का काम करती थी। पति के शराबी और नकारा होने के कारण गरीबी ने उसके परिवार को पूरी तरह से घेर रखा था। एक दिन फुलिया काम करके घर लौट रही थी। उसने देखा कि रास्ते के किनारे पर एक हिरनी जमीन पर गिरी हुई छटपटा रही थी। शायद हिरनी बहुत प्यासी थी। फुलिया को दया आ गई। उसने अपने पास का कुछ खाना हिरनी को खिलाकर पानी पिला दिया। हिरनी प्रसन्न होकर बैठ गई। फुलिया समझ गई कि अब हिरनी को कोई कष्ट नहीं होगा। फुलिया जैसे ही आगे बढ़ी, वो हिरनी एक सुंदर परी के रूप में बदल गई। उसे फुलिया द्वारा दिखाई गई दया बहुत अच्छी लगी। परी जान गई कि फुलिया गरीबी की मार झेल रही है। फुलिया के पीछे पीछे परी उसके घर तक पहुंच गई। घर पर शराबी पति चमन गुस्से में बैठा था। मुझे रुपए चाहिए। मेरे पास रुपए नहीं है, आप खाना खाकर सो जाइए। रुपए नहीं है? ठीक है, मैं घर के बर्तन बेच दूंगा। आप ऐसा मत कीजिए। इतना सुनकर चमन ने फुलिया को पीटना शुरू कर दिया। उसने डंडा उठा लिया। परी खिड़की से सब कुछ देख रही थी। चमन ने डंडा चलाया, लेकिन डंडा बीच में ही रुक गया। चमन और फुलिया दोनों आश्चर्य से देखते रहे। वो डंडा आकर चमन को ही लग गया। वो नीचे गिर पड़ा और उसे बचाने के लिए फुलिया ने डंडे को पकड़ लिया। परी सामने आकर खड़ी हो गई। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी पत्नी दूसरों के घरों में काम करके किसी तरह घर का खर्चा चला रही है। तुम उसके कमाए हुए रुपयों से शराब पीकर उस पर ही जुल्म ढा रहे हो। शराब के कारण 4 जिंदगियां बर्बाद हो रही है। तुमने क्या तुम्हारे दोनों बच्चों के भविष्य के बारे में भी क्या सोचा है? शराब ने तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा भर दिया है। इसे छोड़ दो। मैं शराब नहीं छोड़ सकता, ये मेरी जिंदगी बन चुकी है। मनुष्य अगर ठान ले तो कुछ भी कर सकता है। तुम भी इस नशे को सदा के लिए छोड़ने की बात ठान लो। चमन ने कोई उत्तर नहीं दिया और घर के बर्तन लेकर बाहर निकल गया। उसने बर्तन बेचकर कुछ रुपए लिए और एक शराब की दुकान पर बोतल खरीद ली।
वो बोतल लेकर जैसे ही आगे बढ़ा, उसे तेज ठोकर लगी और गिर पड़ा। वो जख्मी हो चुका था। उसने बोतल को उठाकर बड़े ही ध्यान से देखा तो शराब का रंग बदल गया। बोतल में खून दिखाई पड़ रहा था। दूसरे ही क्षण बोतल में उसके बेटे और बेटी की छाया उभर आई। बाबूजी, क्या आप हमारा खून पीना चाहते हैं? यदि आप हमारी जिंदगी संवारना चाहते हैं तो शराब पीना छोड़ दें। क्या आप चाहते हैं कि लोग हमें शराबी पिता की संतान कहें? आप अपनी और हमारी जिंदगी बर्बाद होने से बचा लीजिए। शराब छोड़ दीजिए। परी ने जादू की छड़ी उठाकर चमन के ऊपर अपना जादुई प्रभाव दिखाया। चमन के अंदर विशेष परिवर्तन आने लगा। मैं शराब नहीं पीऊंगा। आज के बाद शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। मुझे क्षमा कर दो। फूलवा भी वहाँ पहुँच गई थी। अपने पति के मुख से ऐसी बातें सुनकर उसे बड़ी खुशी हुई। दोनों बच्चे चमन के सामने आकर खड़े हो गए। चमन ने उन्हें गले लगा लिया। फूलवा, अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि चमन अब कभी शराब को हाथ नहीं लगाएंगे और ईमानदारी से अपना फर्ज निभाएंगे। मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार की नैया को आगे बढ़ाएंगे। फूलवा ने परी के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए।